हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मानव जनन और इसकी हेडिंग मानव में निषेचन की प्रक्रिया। बच्चों, पिछले 2 क्लासों में हमने निषेचन के बारे में पढ़ा है। निषेचन क्या होता है? नर और मादा युग्मकों का संलयन, जुड़ना निषेचन है, जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका जाइगोट का निर्माण होता है और उसी जाइगोट से भ्रूण बनता है। तो हम पढ़ रहे थे निषेचन की प्रक्रिया, और मैंने बता दिया था बच्चों कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया में 5 चरण शामिल करते हैं। हम 5 स्टेप में हम निषेचन प्रक्रिया को पढ़ते हैं, जिसका पहला चरण मैंने आपको समझा दिया था, युग्मकों का सन्निकटन। नर और मादा युग्मकों का एक दूसरे के समीप आना सन्निकटन कहलाता है। उसके बाद दूसरा चरण था बच्चों शुक्राणुओं का योग्यतार्जन। तीसरा चरण था शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश या अंडभेदन। चौथा चरण था अंडाणु का सक्रियण। यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे लास्ट 5वां चरण मानव निषेचन प्रक्रिया से संबंधित, और वो है उभय मिश्रण। तो लास्ट 5वां चरण आज हमें पढ़ना है, वो है उभय मिश्रण। एम्फीमिक्सिस, ये हम पढ़ेंगे बच्चों आज की क्लास में। क्या होता है उभय मिश्रण? तो एक सिंपल डेफिनेशन है बच्चों उभय मिश्रण की, कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के केंद्रकों या उनके गुणसूत्रों का मिक्स हो जाना उभय मिश्रण कहलाता है। तो उभय मिश्रण का सीधा मतलब होता है बच्चों, शुक्राणु एवं अंडाणु के केंद्रकों, या हम कहेंगे गुणसूत्रों का सम्मिश्रण, ये उभय मिश्रण है। शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रकों या गुणसूत्रों का जो मिक्सअप हो जाना, सम्मिश्रण है, वो ही उभय मिश्रण है बच्चों। और उभय मिश्रण के फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप ही बच्चों युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, और इसी जाइगोट से भविष्य में जो है वो भ्रूण का निर्माण होगा। तो ये उभय मिश्रण है। कैसे होता है बच्चों उभय मिश्रण की प्रक्रिया क्या है? तो उससे पहले हमें 2 टर्म याद रखनी है। एक टर्म तो है नर प्रोकेंद्रक, और दूसरी टर्म है बच्चों मादा प्रोकेंद्रक। एक तो है नर प्रोकेंद्रक और दूसरी टर्म होती है बच्चों मादा प्रोकेंद्रक। नर प्रोकेंद्रक का मतलब है शुक्राणु का केंद्रक। जो शुक्राणु का केंद्रक होता है उसको तो बोलते हैं बच्चों नर प्रोकेंद्रक, और जो अंडाणु का केंद्रक होता है उसको हम बोलते हैं मादा प्रोकेंद्रक। इनका क्या उपयोग है अभी हम बात करते हैं। तो बच्चों, जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, जैसे मान लो ये अंडाणु है और ये अंडाणु का खुद का अगुणित केंद्रक है जिसमें आधे गुणसूत्र हैं, इसको हम नाम देंगे मादा प्रोकेंद्रक। इसको हम नाम देते हैं बच्चों मादा प्रोकेंद्रक, अंडाणु का केंद्रक, जो अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कहीं भी रखा होता है। एन का मतलब है आधे गुणसूत्रों युक्त होता है। जब बच्चों इसमें शुक्राणु प्रवेश कर जाता है, जब इस अंडाणु में ये शुक्राणु जैसे प्रवेश कर जाता है, तो हम जानते हैं बच्चों शुक्राणु के अंदर भी एक अगुणित केंद्रक होता है, एन गुणसूत्रों युक्त।
इसको हम नाम देंगे नरप्रोकेंद्रक। ये है नरप्रोकेंद्रक। तो जैसे ही बच्चों इसमें शुक्राणु प्रवेश कर गया तो निषेचन प्रक्रिया शुरू हो गई। अंडाणु ने अगुणित केंद्रक बना लिया, शुक्राणु के पास पहले से अगुणित केंद्रक है। अब क्या होगा, शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करते ही शुक्राणु के सभी भाग अंडाणु के कोशिका द्रव्य में घुल जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। शुक्राणु के माइटोकॉन्ड्रिया अंडाणु के कोशिका द्रव्य में घुल जाएंगे। क्या नहीं घुलेगा, एक तो इसका केंद्रक नहीं घुलेगा और एक इसका समीपस्थ तारक केंद्र नहीं घुलेगा, एक इसका जो है एक्रोसोम तो पहले से ही नष्ट हो गया था। एक्रोसोम जो होता है शुक्राणु के शीर्ष पर, वो तो अंडावरणों को तोड़ने के दौरान नष्ट हो गया। तो बच्चों ये है नरप्रोकेंद्रक। जैसे ही शुक्राणु प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद जो इसका समीपस्थ तारक केंद्र जो पीछे था वो घूर्णन करके और इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वो घूर्णन करके नरप्रोकेंद्रक के सामने आ जाएंगे और एक कोण बनाते हैं घूर्णन का, जिसको बोलते हैं 180 डिग्री। ये 180 डिग्री का कोण बन जाता है अगर आप इसको देखते हो तो शुक्राणु के केंद्रक को बोलते हैं नरप्रोकेंद्रक। जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है तो शुक्राणु के समीपस्थ तारक केंद्र और इसका माइटोकॉन्ड्रिया ये 180 डिग्री पर घूर्णन करके नरप्रोकेंद्रक के सामने यहां पर आ जाते हैं। ये शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली नष्ट हो जाती है और सारी चीजें जो है अंडाणु के कोशिका द्रव्य में घुल जाते हैं। इसके बाद क्या होगा बच्चों, जो शुक्राणु का केंद्रक है जिसको हमने कहा नरप्रोकेंद्रक, वो गति करता हुआ मादा प्रोकेंद्रक की तरफ जाएगा। ये नरप्रोकेंद्रक है, ये मादा प्रोकेंद्रक है। ये दोनों निश्चित मार्गों से गति करते हुए एक दूसरे के समीप आते हैं। ये दोनों केंद्रक निश्चित मार्गों से गति करते हुए एक दूसरे के समीप आते हैं। इन मार्गों को बच्चों निषेचन पथ कहते हैं। जिन मार्गों से होकर ये केंद्रक गति करते हैं उन मार्गों को हम सम्मिलित रूप से निषेचन पथ कहते हैं। तो निषेचन पथ से होकर ये दोनों केंद्रक एक दूसरे के समीप आते हैं इस प्रकार से। जैसे ये अंडाणु है, ये अंडाणु का मादा प्रोकेंद्रक हम रेड मार्कर से ड्रॉ कर देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये मादा प्रोकेंद्रक n गुणसूत्रों वाला और ये नर प्रोकेंद्रक ये भी n गुणसूत्रों वाला। तो अंडाणु के अंदर ये बच्चों मादयुग्मक अंडाणु है और इसमें ये दोनों प्रोकेंद्रक एक दूसरे के समीप आ गए हैं। दोनों के पास आधे आधे गुणसूत्र हैं। n गुणसूत्र अंडाणु केंद्रक के पास है, n गुणसूत्र शुक्राणु केंद्रक के पास है। अब क्या होगा बच्चों, ये दोनों प्रोकेंद्रक अपनी केंद्रक झिल्ली को नष्ट कर देंगे। ये जो दोनों प्रोकेंद्रक हैं ये अपनी केंद्रक झिल्ली को नष्ट कर देंगे। केंद्रकों के बाहर केंद्रक झिल्ली होती है बच्चों। ये अंडाणु है और इसके दोनों प्रोकेंद्रक एक दूसरे के नजदीक आ गए। नजदीक आने के बाद इन दोनों केंद्रकों की केंद्रक झिल्ली नष्ट हो जाएगी और जैसे ही केंद्रक झिल्ली नष्ट हुई तो n गुणसूत्र शुक्राणु के अंडाणु के कोशिका द्रव्य में मुक्त हो गए और n गुणसूत्र अंडाणु के भी कोशिका द्रव्य में मुक्त हो गए। तो जब दोनों के गुणसूत्र एक दूसरे में मिक्स हो गए, इसी प्रक्रिया का नाम बच्चों उभय मिश्रण है। जब दोनों के गुणसूत्र एक दूसरे में मिक्स हो गए, केंद्रक झिल्ली के लुप्त होने से गुणसूत्र अंडाणु के कोशिका द्रव्य में मुक्त हो गए, इसी प्रक्रिया का नाम उभय मिश्रण है। और उभय मिश्रण के बाद अब इस कोशिका का नाम हो जाता है युग्मनज, साइगोट, जिसमें n+n बराबर 2n गुणसूत्र हो गए हैं। 2n गुणसूत्रों युक्त जो कोशिका है वो अब है युग्मनज जाइगोट। और जैसे ही बच्चों 2n गुणसूत्र एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, नर और मादा के गुणसूत्र एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं,
तो इसके साथ ही बच्चों निषेचन की प्रक्रिया को हम कंप्लीट मानते हैं, पूर्ण मानते हैं। इसी प्रक्रिया का नाम है उभय मिश्रण, एम्फीमिक्सिस। नर और मादा युग्मक, अंडाणु और शुक्राणु के जो कोशिका द्रव्य और जो विभिन्न कंपोनेंट हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इनके मिक्स होने के बाद जो एक कोशिका, जो दो युग्मक कोशिकाएं हैं वो एक कोशिका में बदल जाती हैं, जिसको हम बोलेंगे युग्मनज या जाइगोट। और जाइगोट के बनते ही बच्चों निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण मान लिया जाता है। इसके बाद क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि शुक्राणु के साथ समीपस्थ तारक केंद्र आता है। वो समीपस्थ तारक केंद्र दो पुत्री तारक केंद्रकों में विभक्त हो जाता है और ये पुत्री तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर जाकर बनाते हैं तर्कुतंतु, स्पाइंडल फाइबर। तो जैसे ही बच्चों तर्कुतंतुओं का निर्माण प्रारंभ होता है उसके साथ ही निषेचन को पूर्ण मान लिया जाता है और विदलन विभाजन शुरू हो जाते हैं। विदलन विभाजन एक प्रकार के समसूत्री विभाजन है जो परिवर्धित भ्रूण में, जाइगोट में होते हैं। तो ऐसा नहीं होता बच्चों कि एक बार निषेचन होगा उसके बाद भ्रूण बनेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे निषेचन की प्रक्रिया खत्म होने को आती है वैसे वैसे भ्रूणीय परिवर्धन शुरू होने लग जाता है। तो उभय मिश्रण में क्या हुआ, दोनों युग्मकों के गुणसूत्रों का मिश्रण हुआ। गुणसूत्रों का मिश्रण होते ही अंडाणु किस में बदल गया, युग्मनज में बदल गया। युग्मनज के बनते ही समीपस्थ तारक केंद्र से तर्कुतंतु बनने लगे और विभाजन शुरू हो गया, मतलब भ्रूण का निर्माण, परिवर्धन शुरू हो गया। इसके साथ ही बच्चों निषेचन कंप्लीट हो जाता है और भ्रूणीय परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे बच्चों मानव में निषेचन की प्रक्रिया, और मानव में निषेचन 5 चरणों में होता है, जिसका 5वां चरण उभय मिश्रण हमने पढ़ा है, जिसमें दोनों युग्मकों के सभी घटक एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, दोनों के गुणसूत्र एक दूसरे में मिल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर भ्रूण बनेगा। तो ये था बच्चों मानव में निषेचन की प्रक्रिया। 2 परिभाषाएं पिछली क्लास में मैंने बता दी थी यहाँ से संबंधित, जो यहाँ पर लिखी हुई है नोट्स में। एक परिभाषा थी मोनोस्पर्मी और दूसरी परिभाषा थी पोलोस्पर्मी। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी बच्चों, वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार। अधिकांशतः एक अंडाणु में एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है, घटना कहलाती है मोनोस्पर्मी। लेकिन कभी कभी अंडाणु में एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश कर जाते हैं, घटना कहलाती है पॉलीस्पर्मी। और पॉलीस्पर्मी की स्थिति में केवल एक शुक्राणु ही अंडाणु के केंद्रक से जुड़ेगा, बाकी शुक्राणु अंडाणु के कोशिका द्रव्य में नष्ट हो जाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं मीरोसाइट। तो ये 2 परिभाषाएं थी। इसके साथ बच्चों निषेचन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और हम पढ़ेंगे निषेचन के महत्व। जो अगला बिंदु इस क्लास का हमारा वो है निषेचन के महत्व। हमारा बिंदु है बच्चों निषेचन टॉपिक में निषेचन के महत्व। क्या क्या फायदे होते हैं बच्चों निषेचन से, वो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है बच्चों कि निषेचन के कारण ही जंतुओं में द्विगुणित अवस्था की पुनः होती है। निषेचन बच्चों लैंगिक जनन का महत्वपूर्ण गुण है। निषेचन से पहले जनक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण करते हैं। निषेचन से पहले बच्चों जनक अगुणित युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो वो युग्मक अगुणित होते हैं जो निषेचन के दौरान पुनः जुड़कर द्विगुणित अवस्था की पुनः स्थापना करते हैं। तो पहला जो महत्व है वो ये है बच्चों कि निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित 2n अवस्था की
पुनः स्थापना होती है। ये पहला फायदा है कि जब भी निषेचन होगा जंतुओं में तो अगुणित अगुणित युग्मक जुड़ेंगे ताकि वापस जंतु द्विगुणित 2n बन जाए। दूसरा महत्व, अधिकांशतः निषेचन में क्या होता है कि जो युग्मक बनते हैं वो अलग अलग जंतु शरीर में बनते हैं। ज्यादातर लैंगिक जनन करने वाले जंतु एक लिंगी होते हैं। इसमें एक नर जनक होता है, एक मादा जनक होता है। तो नर युग्मक नर जनक के शरीर में बनते हैं, मादा युग्मक मादा जंतु शरीर में बनते हैं। तो अलग अलग जनकों के शरीर में बने युग्मक आपस में मिक्सअप होते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज और भ्रूण बनता है। तो बच्चों जो भ्रूण बना है उसमें आधे गुणसूत्र एक जनक के मिलेंगे, आधे गुणसूत्र दूसरे जनक के मिलेंगे। इस कारण से बच्चों संतति में विभिन्नताएं होती हैं। तो निषेचन के फलस्वरूप संतति में विभिन्नताएं विकसित होती हैं। लैंगिक जनन में ही बच्चों विभिन्नताएं बनती हैं, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। तो लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संततियां बनती हैं उन संततियों में विभिन्नताएं होती हैं और उन्हीं विभिन्नताओं से जैव विकास होता है। तो उत्तरोत्तर जैव विकास होता जा रहा है, एक स्लो प्रक्रिया है और उस जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण घटना जिम्मेदार है, वो है निषेचन। तीसरा एक महत्व हमने पढ़ा था कि जब मानव में निषेचन होता है, अन्य जंतुओं में जब निषेचन होता है तो अंडाणु समीपस्थ तारक केंद्र प्राप्त करता है शुक्राणु के माध्यम से। निषेचन के दौरान अंडाणु शुक्राणु से समीपस्थ तारक केंद्र प्राप्त करता है। निषेचन के दौरान ही बच्चों अंडाणु शुक्राणु से समीपस्थ तारक केंद्र प्राप्त करता है। और इस समीपस्थ तारक केंद्र का क्या उपयोग करता है बच्चों? ये जो समीपस्थ तारक केंद्र है ये भ्रूण में होने वाले आरंभिक विभाजन मतलब विदलन के लिए आवश्यक होता है। जंतु कोशिकाओं में जब एक कोशिका जाइगोट बन गया तो जाइगोट से जब भ्रूण बनेगा बहुकोशिकीय, तो एक से अनेक कोशिकाएं बनाने के लिए हमें कोशिका विभाजन करने होते हैं जिनको हम विदलन कहते हैं। तो उन विदलनों के लिए इस समीपस्थ तारक केंद्र का होना अति आवश्यक है। तो ये भी एक उपयोग है बच्चों निषेचन का ही। और चौथा जो महत्व है निषेचन का वो है निषेचन अधिकांश जंतुओं में लिंग निर्धारण में सहायक होता है। जो निषेचन की प्रक्रिया है बच्चों वो अधिकांश जंतुओं में लिंग निर्धारण में मदद करती है। अर्थात निषेचन के दौरान ही जंतुओं के लिंग का निर्धारण कर दिया जाएगा कि गर्भस्थ शिशु नर होगा या मादा होगा। इस बात का निर्धारण निषेचन के दौरान ही तय हो जाता है बच्चों। तो ये चार महत्व थे निषेचन के मुख्य रूप से कि द्विगुणित अवस्था की पुनःस्थापना होती है, संतति में विभिन्नताएं विकसित होती है निषेचन के फलस्वरूप ही, अंडाणु समीपस्थ तारक केंद्र प्राप्त करता है जो विदलन विभाजन के लिए आवश्यक होता है, और अधिकांश जंतुओं में निषेचन के दौरान लिंग निर्धारण किया जाता है। इसके बाद बच्चों निषेचन में अगला लास्ट टॉपिक बचता है वो है मानव में लिंग निर्धारण। ये हमें पढ़ना है। तो निषेचन से रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों चैप्टर का वो है मानव में लिंग निर्धारण। सिंपल टॉपिक है बच्चों, बट यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है कभी कभी, पर बहुत इजी टॉपिक है। मानव में लिंग निर्धारण सिंपल है बच्चों। मानव में लिंग निर्धारण जो है वो
गुणसूत्रीय सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। मानव में जो लिंग निर्धारण है वो गुणसूत्रीय सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। कैसे किया जाता है गुणसूत्रीय सिद्धांत के आधार पर? तो बच्चों, मानव की प्रत्येक कोशिका में गैमीट को छोड़कर, युग्मकों को छोड़कर, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका जो है वो द्विगुणित अवस्था में होती है। मनुष्य की जो प्रत्येक कोशिका है वो गुणसूत्रों की संख्या की दृष्टि से कैसी होती है? द्विगुणित। इसका अपवाद क्या हो जाएगा? गैमेट, युग्मक। प्रत्येक कोशिका मैंने लिख दिया है, पर वास्तव में सही क्या होगा? युग्मकों को छोड़कर। हमारी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? द्विगुणित। और द्विगुणित किसके बराबर है मानव में? मानव में द्विगुणित अवस्था होती है 46 गुणसूत्रों के बराबर। 2n का मतलब है 46 गुणसूत्र, जो कि प्रत्येक कोशिका में पाए जाएंगे एक्सेप्ट गैमेट्स। बच्चों, मानव में जो 46 गुणसूत्र हैं ये कार्य के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कायिक गुणसूत्र, ऑटोसोम, जो होते हैं 22 जोड़ी या कह सकते हैं 44। इन गुणसूत्रों पर वो जीन पाए जाते हैं जो हमारे कायिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। कायिक लक्षण, हमारे शरीर में जो भी लक्षण डेवलप होते हैं वो सब कायिक लक्षण हैं। हमारे शरीर की ऊंचाई कितनी होगी, हाइट कैसी होगी, त्वचा का रंग कैसा होगा, बालों का रंग, आंखों का रंग, आईक्यू लेवल, हमारे जो बॉडी के फीचर्स हैं वो फीचर्स कैसे होंगे, तो उनको नियंत्रित करने वाले जीन, कायिक लक्षणों का नियंत्रण करने वाले जीन जिन गुणसूत्रों पर पाए जाएंगे उन गुणसूत्रों को बोलेंगे हम कायिक गुणसूत्र, ऑटोसोम, जिनकी संख्या होती है मनुष्य में 22 जोड़ी या 44। और दूसरे होते हैं बच्चों लिंग गुणसूत्र, एलोसोम, या इनको हेट्रोसोम भी कह सकते हैं। एलोसोम या हेट्रोसोम लिंग गुणसूत्र, और ये होते हैं बच्चों केवल एक जोड़ी, मतलब 2। और इनका काम है मानव में लिंग का निर्धारण करना। मनुष्य में गर्भस्थ शिशु मेल होगा या फीमेल होगा, इस बात को निर्धारित करते हैं ये लिंग गुणसूत्र एलोसोम। तो बच्चों, एग्जाम में यहां से भी नाम क्वेश्चन आया हुआ है एलोसोम के नाम से, कि एलोसोम क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है एलोसोम लिंग गुणसूत्र का ही नाम है, हेट्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं। बच्चों, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। लिंग गुणसूत्र 2 प्रकार के, एक तो एक्स और एक वाई। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक्स और एक वाई। तो अब इनके जोड़े बन सकते हैं, क्योंकि 2 हैं तो या तो ये होंगे बच्चों XX या होंगे XY, ये 2 पेयर बन सकते हैं इनके। बच्चों, इन्हीं गुणसूत्री पैटर्न के आधार पर मानव में लिंग निर्धारण होता है। जैसे एक तो होता है नरजनक और दूसरा होता है बच्चों मादाजनक। तो नरजनक में तो गुणसूत्रीय पैटर्न क्या होगा? 44 + XY, और मादा में क्या होगा? 44 + XX। मैंने एक अलग से चार्ट छोटा सा बना रखा है कि मानव में जो गुणसूत्र होते हैं, एक तो कायिक गुणसूत्र, इस प्रकार का एक चार्ट बना रखा है छोटा सा। दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र तो होते हैं 44, चाहे नर हो चाहे मादा हो, लेकिन लिंग गुणसूत्र मादा में तो होते हैं XX और नर में होते हैं XY। अगर ये वाला पैटर्न बनता है तो जंतु मादा होता है, मनुष्य की बात करें तो स्त्री होगा, और ये वाला पैटर्न बनता है तो जंतु नर होगा, मनुष्य की बात करें तो पुरुष होगा।
तो ये कायिक गुणसूत्र 44 और ये लिंग गुणसूत्र 1 जोड़ी। मादा में दोनों लिंग गुणसूत्र एक जैसे होते हैं XX, और नर में लिंग गुणसूत्र 1 X और 1 Y होता है। तो ये बच्चों ये गुणसूत्र डिसाइड करते हैं कि गर्भस्थ शिशु मेल होगा या फीमेल होगा। कैसे डिसाइड करते हैं? ये सब डिसाइडेशन जो है वो निषेचन के समय होता है। कैसे? एक फ्लो चार्ट से हम इसको समझते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं बच्चों। देखो, लैंगिक जनन में सबसे पहली आवश्यकता होती है जनक। तो लैंगिक जनन अधिकांशतः द्विजन की होता है। तो एक तो बच्चों हम नाम लिखेंगे मादा जनक का, पहले लिख देते हैं। वैसे तो कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, पर जैसे पहले हमने लिख दिया मादा जनक। और दूसरा जो लैंगिक जनन में भाग लेता है जनक, वो होगा नर जनक। मनुष्य के हिसाब से हम सोचें तो माता पिता भी कह सकते हैं, स्त्री पुरुष भी कह सकते हैं। बच्चों, अभी हमने बात करी मादा जनक में प्रत्येक कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो होगी 44 प्लस XX। ये दोनों लिंग गुणसूत्र जो हैं एक समान होते हैं मादाओं में, प्रत्येक कोशिका में ऐसा ही होगा। जबकि पुरुषों में कैसा होगा? पुरुषों में होगा बच्चों 44 प्लस XY। एक X गुणसूत्र होगा, दूसरा Y। प्रत्येक कोशिका में ऐसा ही होगा। हम जानते हैं बच्चों, ये जनक जब किशोरावस्था से गुजरते हैं तो ये अर्धसूत्री विभाजन करके गैमेट्स युग्मक बनाते हैं। जब युग्मक बनेंगे तो आधे आधे गुणसूत्रों वाली कोशिकाएं बनेंगी। इस प्रकार से। तो बच्चों, जब मादा जनक युग्मक बनाएगा तो 50% युग्मक 22 प्लस X गुणसूत्र वाले होंगे और शेष 50% युग्मक भी 22 प्लस X गुणसूत्र वाले होंगे। ये युग्मक हैं क्या बच्चों? ये युग्मक है अंडाणु। ये है युग्मक गैमेट्स और ये है जनक। तो मादा जनक ने अंडाणु बनाए बच्चों, और प्रत्येक अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? वो होगी बच्चों 22 प्लस X। ये सब है अंडाणु ओवम। जबकि नर जनक ने जो युग्मक बनाए वो युग्मक बच्चों शुक्राणु कहलाते हैं, स्पर्म। नर जनक के युग्मक होते हैं शुक्राणु, स्पर्म। और यहां से गुणसूत्रीय पैटर्न देखो आप, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 44 का आधा 22 हो जाएगा और XY का आधा X एक तरफ और Y एक तरफ। ये होते हैं नर युग्मक शुक्राणु। तो जनक और जनकों के शरीर की प्रत्येक द्विगुणित कोशिका, और वह ये अंडाशय की कोशिका या वृषण की कोशिका, इन्होंने किया अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर जो डिवीजन हुआ बच्चों, ये कौन सा विभाजन हुआ? ये हुआ अर्धसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप आधे गुणसूत्रों वाली कोशिकाएं युग्मकों का निर्माण हुआ। अंडाशय में अंडाणु बनते हैं और वृषण में शुक्राणु बनते हैं। प्रत्येक अंडाणु में गुणसूत्र बच्चों सदैव 22 प्लस X होंगे, जबकि शुक्राणु 50% शुक्राणु 22 प्लस X वाले और 50% 22 प्लस Y गुणसूत्र वाले होते हैं। अब इसके बाद होता है निषेचन। बच्चों, निषेचन जस्ट एक चांस फैक्टर है। निषेचन तो बच्चों एक संयोग मात्र है जिसमें अंडाणु शुक्राणु से जुड़ेगा। हम बात कर चुके हैं मानव में अधिकांशतः अंडाणु सदैव एक होता है, लेकिन शुक्राणुओं की संख्या असंख्य होती है। तो कोई भी एक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा, कौन सा करेगा ये हमें नहीं पता होता है,
हो सकता है 22 प्लस एक्स शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाए, या हो सकता है 22 प्लस वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाए। तो जस्ट एक संयोग मात्र है। तो हम अधिकतम जो संभावना है उसको बनाते हैं कि यदि इस 22 प्लस एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से ये 22 प्लस एक्स वाला शुक्राणु जुड़ता है, अगर ये संयोजन होता है तो यहां गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 44 प्लस एक्स एक्स। और अगर 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र हो गए तो बनने वाला भ्रूण कैसा होगा? ये होगा बच्चों फीमेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड। और इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे निषेचन, फर्टिलाइजन। यही तो निषेचन है जिसमें युग्मक आपस में जुड़ते हैं। ये वाला अंडाणु इस वाले शुक्राणु से जुड़ गया तो ये बन गई ऑफ स्प्रिंग, जिसको हम कहेंगे संतति। इस प्रकार से संतति का निर्माण हो गया। कब? जब इस अंडाणु से शुक्राणु जुड़ा। अगर मान लो इस वाले अंडाणु से ये वाला शुक्राणु जुड़ जाता, ये भी तो हो सकता था ना, ये आपस में जुड़ जाते, तो गुणसूत्रीय पैटर्न क्या हो जाएगा बच्चों? 44 प्लस एक्स वाई। अगर ऐसा होता तो 44 प्लस एक्स वाई का मतलब क्या हो गया? नरजनक, मतलब मेल चाइल्ड। अगर ऐसा होता तो बनने वाला भ्रूण कौन होता? मेल चाइल्ड, नर शिशु होता, मेल चाइल्ड होता। कब? जब 22 प्लस एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से 22 प्लस वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु जुड़ गया तो। क्लियर है बच्चों? दूसरी बात, हो सकता है बच्चों इसके साथ ये जुड़ जाए, इसके साथ ये भी तो जुड़ सकता है। इस प्रकार से क्रॉस करवा सकते हैं हम लोग कि ये 22 प्लस एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु था और अंडाणु तो सदैव ही 22 प्लस एक्स वाला होगा, ये जुड़ गए तो क्या बन गई स्थिति? 44 प्लस एक्स एक्स। वापस क्या बन गया? फीमेल चाइल्ड। लेकिन बच्चों ये भी तो हो सकता है कि इस अंडाणु से ये शुक्राणु जुड़ जाए, इस अंडाणु से ये शुक्राणु जुड़ जाए, तो यहां से क्रॉस करवा कर अपन रिजल्ट लिख देंगे। यहां पर ये बन जाएगा 44 प्लस एक्स वाई और वापस बन गया मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड। तो बच्चों गर्भस्थ शिशु का लिंग कौन सा होगा, इस बात का निर्धारण निषेचन ने ही कर दिया। यह प्रक्रिया निषेचन है कि जब जनकों के शरीर में युग्मक बनते हैं, गैमिट्स बनते हैं, तो अंडाणु तो सदैव ही 22 प्लस एक्स का बनेगा बच्चों, लेकिन जो शुक्राणु है वो 50% शुक्राणु बनेंगे 22 प्लस एक्स गुणसूत्र वाले और शेष 50% बनेंगे 22 प्लस वाई गुणसूत्र वाले। अब ये संयोग मात्र है कि कौन सा शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा। अगर 22 प्लस एक्स वाला शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर गया तो मादा शिशु होगा। अगर 22 प्लस वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर गया तो नर शिशु होगा, क्योंकि बच्चों अंडाणु तो सदैव ही 22 प्लस एक्स गुणसूत्र वाले होते हैं, जबकि शुक्राणु 22 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस वाई 2 प्रकार के होते हैं। तो वास्तव में मानव में लिंग निर्धारण कैसे हुआ? गुणसूत्रों के आधार पर हुआ, शुक्राणु के आधार पर हुआ, नर जनक के आधार पर हुआ। तो यहां से एक बिल्कुल कंक्लूजन निकलता है बच्चों बहुत अच्छा कि मानव में जो लिंग निर्धारण है, इसके लिए मानव में लिंग निर्धारण के लिए नर जनक या शुक्राणु जिम्मेदार होते हैं, ना कि अंडाणु या मादा जनक।
जिसको हम स्त्री भी कह सकते हैं। यहां से क्वेश्चन 12th में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जा सकता है कि भारत में सामान्यतः लड़कियां जन्म देने का दोष जो है वो महिलाओं को दिया जाता है। अगर किसी दंपत्ति के से फीमेल बेबी का जन्म होता है तो जनरली गांव में उसका दोष जो है वो स्त्री को या मादा जनक को दे देते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि लड़की होगी या लड़का होगा इस बात का निर्धारण कौन करता है? नरजनक या फिर शुक्राणु, ना कि मादा जनक या अंडाणु। तो क्लियर है बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मानव में लिंग निर्धारण कि मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है गुणसूत्रीय पैटर्न के आधार पर किया जाता है और डिपेंड करता है शुक्राणुओं पर कि गर्भस्थ शिशु लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि मैथुन के दौरान वेजाइना में बहुत सारे शुक्राणु स्खलित कर दिए जाते हैं। उनमें से 50% शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले होते हैं और 50% शुक्राणु वाई गुणसूत्र वाले होते हैं। अभी जस्ट एक संयोग मात्र है कि कौन सा शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा। अगर एक्स वाला प्रवेश करता है तो फीमेल बेबी होगा और वाई वाला प्रवेश करता है तो मेल बेबी। तो ये क्लियर हो गया है बच्चों कि लिंग निर्धारण में नर जनक या शुक्राणु जिम्मेदार होते हैं, ना कि मादा जनक या स्त्री। और इसके साथ ही बच्चों अपना टॉपिक फिनिश हो जाता है मानव में निषेचन की प्रक्रिया। हम बच्चों चैप्टर पढ़ रहे हैं मानव में लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन के हमने 3 पॉइंट अब तक पढ़ लिए हैं। पहला पॉइंट मानव में प्रजनन तंत्र, लैंगिक जनन की आवश्यकता के रूप में प्रजनन तंत्र, नर जनन तंत्र, मादा प्रजनन तंत्र, जिसमें हम वृषण और अंडाशय की विस्तृत अध्ययन किया था। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा युग्मक जनन, प्रजनन तंत्रों के माध्यम से युग्मकों का निर्माण, वृषण में शुक्राणु का निर्माण और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा निषेचन, फर्टिलाइजेशन, कि मानव में दोनों युग्मक आपस में जुड़ेंगे फैलोपियन ट्यूब में और जुड़कर भ्रूण बनाते हैं। इसकी प्रक्रिया हमने पूरी पढ़ ली है। इसके बाद बच्चों इस चैप्टर का चौथा पॉइंट आएगा, वो है भ्रूणीय परिवर्धन, कि किस प्रकार एक कोशिका जाइगोट से एक बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होगा। तो भ्रूणीय परिवर्तन की जो घटना है बच्चों वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा मानव में भ्रूणीय परिवर्तन। थैंक यू बच्चों।